गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर की पूरी कहानी आज हम इन वन शॉर्ट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पॉलीमर में क्या होता है? पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली और दूसरा होता है मर। ठीक है, तो पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। अब मर मतलब होता है मोनोमर, मोनोमर। ठीक है, तो जहां पर बहुत सारे मोनोमर कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है पॉलीमर। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये एक फूल है, फ्लावर, ये दूसरा फूल है, ये तीसरा फूल है, ये चौथा फूल है। इस तरह से हमने 4 टाइम्स क्या ले लिया? फूल ले लिया, फ्लावर ले लिया। और इसको हमने एक धागे के साथ क्या कर दिया? इसमें धागे के साथ इसको टाई कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया, क्या बन गया? ये एक माला बन गया ना। ये इस माला को बोलेंगे पॉलीमर, इस माला को बोलेंगे पॉलीमर। और ये एक फ्लावर जो है, ये एक फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। एक फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। तो कितने मोनोमर है? 4 मोनोमर है। और पूरा जो माला बना उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। तो मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। मोनोमर क्या है? एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, और पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज अ ग्रुप ऑफ मोनोमर, मतलब ग्रुप ऑफ मोनोमर या ग्रुप ऑफ सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट को कंबाइन कर दो तो पॉलीमर बन जाता है। समझ में आ गया होगा? चलते हैं आगे। अगर मैं पॉलीमर को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो हमने ले लिया ये इथीन। इथीन का फॉर्मूला तो पता ही आपको, CH2 को क्या बोला जाता है? इथीन बोला जाता है। यहां पर इथीन जो है ये आपका मोनोमर है। क्या ये? मोनोमर, मतलब एक इथीन लिया हमने और इस इथीन की पॉलीमराइजेशन करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है यहां पर? पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो कितना बार लेना पड़ेगा? जैसे फूल था, कितना बार लेना पड़ा? 4 बार। तो यहां पर इथीन हम कितना बार लेंगे? n टाइम्स लेंगे, बहुत बार लेंगे, n टाइम्स। तो देखो पॉलीमर में एक बात याद रखना कि क्या होता है, एटम में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यहां पर CH2 है और यहां पर CH2 है, तो यहां पर भी क्या रहेगा? CH2, यहां पर भी क्या रहेगा? CH2। एटम के पोजीशन में या नंबर ऑफ एटम में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है जब वो पॉलीमर बनता है। क्लियर हो गया? अब क्या होने वाला है, यहां पर जो डबल बॉन्ड है, कहां पर डबल बॉन्ड है? दिखा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना आप, इसको ब्रेक कर। तो यहां से डबल बॉन्ड हट गया, आप सिंगल बॉन्ड। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी के लिए एक बॉन्ड इधर लगा दिया, एक बॉन्ड इधर लगा दिया। कितना टाइम लिया था हमने? n टाइम्स, तो यहां पर n लिख दिया। ये बन गया पॉलीथीन का फॉर्मूला, पॉलीथीन बन गया। तो ये जो इथीन है वो क्या है? मोनोमर। और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर। समझ में आ गई? ये एक एग्जाम्पल था, आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब उसको कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, उसके बेसिस पर, मतलब उस पॉलीमर को कहाँ से ऑब्टेंड किया जा रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है। तो पहला होता है नेचुरल पॉलीमर, मतलब जो आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट या एनिमल से मिलता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, नेचुरल रबर, न्यूक्लिक एसिड, ये सब नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं जो कि लैब में बनाया जाता है, मैन मेड पॉलीमर, जो कि हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीथीन, अभी एग्जाम्पल दिया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, नायलॉन जिसके कपड़े बनते हैं, टेफ्लॉन, टेरिलीन, बेकेलाइट, कुछ याद रखना। तो ये सब हो गए सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स भी यूज होगा, मतलब कुछ नेचर से भी मिलेगा और हम उसको लैब में मॉडिफाई भी करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा पॉलीमर जो लैब में हम मॉडिफाई भी करते हैं और नेचर से थ्रू भी मिलता है। जैसे वोल्केनाइज्ड रबर, तो रबर प्लांट से मिलता है तो नेचुरल हो गया, और उसको हम लोग क्या करते हैं? लैब में जाते हैं, कुछ सल्फर ऐड करते हैं जिसको वोल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं, तो ये वोल्केनाइज्ड रबर हो गया। सेलुलोज डाइएसिटेट पॉलीमर, ये सब इसके एग्जाम्पल। तो आप सबसे अच्छा है वोल्केनाइज्ड रबर याद रखना। क्लियर? चलते हैं आगे। अब देखिए ये जो पॉलीथीन है जिसका हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, ये पॉलीथीन हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ध्यान दे दीजिए,
एक होता है हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी बोल देते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एचडीपी बोल देते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर जो प्रेशर यूज किया जाता है वो 1000 से 2000 एटीएम के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज किया जाता है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, 350 से 570 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर यूज किया जाता है। और तब आपको पता है ये इथीन है हमारा, और ये इस तरह से पॉलीथीन बनाया जाता है। ये तो अभी बताया था मैंने आपको, है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसको हमने सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दिया, है ना, बन गया पॉलीथीन। अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉलीथीन बना ये एलडीपी पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन है। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, फट जाएगा तुरंत ये पॉलीथीन, ठीक है। तो अब इतने प्रेशर लगाने के बाद भी आपको अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन नहीं बन पा रहा है, तो हमें यूज आ गया किसकी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने की जरूरत पड़ गई। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, अब देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो प्रेशर यूज किया जाता है वो 6 से 7 एटीएम ही, बहुत कम प्रेशर यूज किया जाता है इसके रेस्पेक्ट में, है ना। और ये टेम्परेचर भी कम किया जाता है उसके रेस्पेक्ट में, 333 से 343। और यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एक जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या यूज करते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की वजह से ही प्रेशर 6 से 7 एटीएम लग पाया, नहीं तो 1000 से 2000 के बीच में प्रेशर लगता। और जिगलर-नाटा की वजह से ही टेम्परेचर कम हो गया। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये है ट्राई एल्युमिनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, मतलब C2H5 3 बार ले लिया एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो 3 बार आएगा, प्लस हमने क्या ले लिया, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये जो पॉलीथीन है वो तो बिल्कुल वही रहेगा, जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका रहेगा, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये जो बनेगा ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, और ये लीनियर पॉलीमर होता है, ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर नहीं होता है। ये कुछ बातें था जो आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं मोड ऑफ सिंथेसिस, मतलब वो हमने उसको एक पॉलीमर को बनाते कैसे, क्या मेथड वहां पर फॉलो करते, उसके बेसिस पर पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो बेसिस पर, एक होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। पूछा जाता है यहाँ से, पूरा डेप्थ में नहीं बता रहे, ऊपर ऊपर बता रहे हैं, आप समझिए। नोट्स चाहिए तो बोल देना, नोट्स हम सेंड कर देंगे, बट आप समझ लो अभी। जो मोड ऑफ सिंथेसिस है उसके बेसिस पे 2 टाइप्स, एक बन गया एडिशन पॉलीमर, दूसरा बन गया कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में 2 मोनोमर को ऐड किया जाता है, 2 मोनोमर को ऐड किया जाता है, और यहां पर कुछ भी लॉस नहीं होता है, सिर्फ ऐड कर देना है तो लॉस होगा ही नहीं, ऐड करना है तभी तो नाम पड़ा एडिशन पॉलीमर, ठीक है। यहां पर 1 टाइप ऑफ मोनोमर को ही ऐड किया जाता है, जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, एक ही टाइप का मोनोमर था ना, इथीन को जोड़ रहे थे, तो एक ही टाइप का यहां पर मोनोमर है, जैसे प्रोपाइलीन, ठीक है। तो यहां पर ये सब एग्जांपल, तो सबसे अच्छा है पॉलीथीन याद कर लेना आप यहां पर, जो किसका एग्जांपल है, एडिशन पॉलीमर का। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चा, कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं यहां पर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर को यूज करते हैं, मतलब एक अलग मोनोमर होगा, दूसरा अलग टाइप का मोनोमर होगा, उसको ऐड करेंगे, और यहां पर कुछ ना कुछ वाटर, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, बाहर हो जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, अल्कोहल वाटर अलग हो जाए, सॉरी अल्कोहल बाहर हो जाएगा, कभी अमोनिया बाहर हो जाएगा, कभी HCl बाहर हो जाएगा, ये सब लॉस हो जाता है, ठीक है। ये यहां पर जनरली कंटेन करता है 2 फंक्शनल ग्रुप, जैसे देख लो नाइलॉन 66, बेकेलाइट, टेरिलीन, ये सब याद है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, यहां पर कभी वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, नाइलॉन 66 में क्या यूज होता है वो सब आगे बात करते हैं हम लोग, तो ये एग्जांपल अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर और भी आता है, यहां से भी क्वेश्चन जबरदस्त पूछा जाता है रबर से, ठीक है। तो देखिए रबर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कितने तरह के, 2 तरह का, एक होता है नेचुरल रबर, एक होता है सिंथेटिक रबर, याद कर लेना। एक होता है नेचुरल रबर,
एक होता है सिंथेटिक रबर। अब याद क्या करना है, ध्यान देखिए, जो हमारा नेचुरल रबर है उसका मोनोमर को क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रीन बोलते हैं। याद कर, सीधा पूछा जाता है विच वन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्यूटाडाइन। ये ऊपर में ब्यूटाडाइन ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये इसके मोनोमर है। कौन है इसका मोनोमर, ये देखो, ये इसके मोनोमर है। तो क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल, देखो 1 2 3 4 है ना, नंबरिंग कर दिया। तो 2 पे मिथाइल है और 1 पे और 3 पे 2 बार इन है, तो 2 मिथाइल 1 3। अब इसको क्या करना है, आपको पॉलीमर बनाना है। क्या बनाना है इसके, पॉलीमर। तो क्या बताया था, जहां पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो और बॉन्ड को एक इधर खाली कर दो, एक इधर खाली कर दो, और यहां पर आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी पूरा करेगा ना। तो ये बॉन्ड जो था इसको तोड़ दिया गया, देखिए एक बॉन्ड इधर खाली कर दिया, एक बॉन्ड इधर खाली कर दिया। एटम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ CH3 सब कुछ रहेगा, बट यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी। तो बस, और ये जो N था, ये जो आपका N था, कौन सा N, देखो ये जो N था ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया यहाँ पर, तो बन गया, ये बन गया आपका नेचुरल रबर। यही है आपका नेचुरल रबर। क्लियर। और ये है आपका आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर का मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन। याद कर, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर मिथाइल था, 2 मिथाइल था, यहां पर 2 क्लोरो है, बस 2 क्लोरो है। तो यहां पर बिल्कुल वैसा प्रोसेस, यहां पे ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सब, और ये जो N था ये यहां लग गया, बन गया। ये जो आपका है, ये आपका सिंथेटिक रबर। क्लियर हो गया, यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझा दिया। एक आ जाता है हमारे पास नेचुरल रबर, सॉरी वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये आप इसके सीधा फॉर्मूला ही पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो नेचुरल रबर है उसको सल्फर के साथ हिट कर दिया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाए, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि रबर जल्दी टूट जाएगा, तो जल्दी ना टूटे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो जो नेचुरल रबर होता है उसको सल्फर के साथ मिक्स कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, उसी को बोलते हैं वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। यहाँ पे बहुत हमने डायग्राम भी बना के रखा है, बट ये डायग्राम अभी आपको समझ में आएगा नहीं, आप सिंपल इसका ये याद कर लेना, वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर किसको बोलते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, अगर रबर की बात किया जाए तो रबर में और भी टाइप्स होते हैं। एक होता है बुना एस, दूसरा होता है बुना एन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, सोच नहीं सकते हो। अब बुना एस में क्या होता है, देखो बुना एस जो बनता है वो बनता है ब्यूटा 1,3 डाइन से। क्या बनता है, ब्यूटा 1,3 डाइन, और यहाँ पर भी क्या चाहिए, ब्यूटा 1,3 डाइन चाहिए, यही है ब्यूटा डाइन, मतलब दोनों जगह सेम ही रहेगा, ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा, चाहे वो बुना एस हो चाहे वो बुना एन हो। अंतर कहाँ आता है, अंतर आता है जो अगर तुम बुना एस बनाओगे, एस 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 मतलब एस्टाइरिन लेंगे, क्या लेंगे, एस्टाइरिन, ये एस्टाइरिन का फॉर्मूला होता है, ये एस्टाइरिन का फॉर्मूला। तो क्या करना, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, तो डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड इधर खाली हो जाएगा। यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर ये बॉन्ड खाली हो जाएगा यहाँ पर, और डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, बाकी एटम बिल्कुल एज इट इज है। और ये जो एन था, ये जो आपका एन था वो कहाँ लग गया, इधर लग गया, तो बन गया बुना एस। यहाँ पर बुना एन में, एन में क्या लेना आपको, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। तो आपको पूछा जाएगा बुना एस का क्या बताइए, मोनोमर। तो मोनोमर का नाम क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एस्टाइरिन, ये बुना एस का मोनोमर है। बुना एन का मोनोमर का नाम क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे 1,3 लिखना छोड़ दिया तो समझ लेना वही है, ठीक है। तो ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, ये बुना एन का मोनोमर है। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला ये है, CN लगा देते हैं हम, नाइट्राइल मतलब CN। अब समझिए, CN होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड इधर खाली कर देना, एक बॉन्ड इधर खाली कर देना, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, वहाँ पर क्या बच गया, अब यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड खाली इधर हो गया, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड भी टूट गया, और बॉन्ड इधर खाली हो गया, इधर खाली हो गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से डबल। क्लियर, बुना है, बनाना इसको अच्छे से बना लेना,
तो समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया। तो ये बुना एन और बुना एस ये रबर के ही टाइप्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बुना एन का मोनोमर का नाम बताइए, बुना एस का मोनोमर का नाम बताइए, बुना एन के मोनोमर का नाम बताइए। कर लोगे ना, कर लोगे ना, सिंपल। ये बनाने दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन मोनोमर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोमर पूछ लेगा आपसे। चलते हैं आगे। देखिए पॉलीमर जो होता है वो हमारा दो तरह के और भी होते हैं, एक होता है पॉलीअमाइड पॉलीमर और दूसरा होता है पॉलीइस्टर पॉलीमर। पॉलीइस्टर पॉलीमर और दूसरा होता है पॉलीअमाइड पॉलीमर। तो सबसे पहला हम चेक कर लेते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर। पॉलीअमाइड में क्या होगा, यहाँ पर बच्चा नाम ही है तो अमाइड लिंकेज होगा। अमाइड किसको बोलते हैं, तो COONH को बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड पढ़ा होगा ना, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, तो वही अमाइड है, ये अमाइड लिंकेज है, ये अमाइड है, ठीक है। और यहाँ पर इसको पॉलीअमाइड पॉलीमर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नायलॉन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है नायलॉन 6, नायलॉन 6। अब देखिए ये 6 किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये 6 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम। याद कर लेना, नायलॉन 6 का जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम को पहले क्या करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं, ये देख लेना, वाटर के साथ हीट करते हैं तो ये बनता है। फर्दर इससे वाटर निकाल देते हैं तो नायलॉन 6 बन जाता है। कैसे बनता है, नोट्स यहाँ पे लिख रहा होगा, आप देख लेना, अदरवाइज हम उसको ऑन द बोर्ड समझाएंगे आपको, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबको आपको जो याद करना वो क्या याद करना, नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम, यही सब पूछा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन 6,6। अब 6,6 मतलब यहां पर 6 एक पॉलीमर का कार्बन का नंबर होगा और ये 6 दूसरे मोनोमर के कार्बन का नंबर होगा। अरे पहला 6 पहला मोनोमर के कार्बन का नंबर और दूसरा 6 दूसरा मोनोमर के कार्बन का, मतलब 2 मोनोमर होंगे। यहां पर कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो यहां पर पहला क्या ले लेते हैं हम, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। नायलॉन 6 में जो मोनोमर यूज होता है वो क्या होता है, पहला हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सामिथाइलिन है तो मतलब 6 कार्बन तो होंगे ही होंगे। उसके बाद है एडिपिक एसिड। याद कर लेना, नायलॉन 6 में, नायलॉन 6,6 में मोनोमर का नाम क्या, हेक्साइथाइलिन डाइअमाइन और दूसरा एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे बनता है, तो यहां से OH और यहां से H, वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया तो कंडेंसेशन पॉलीमर, अभी तो पढ़ाया था। और इसके बीच में क्या हो जाएगा, N, यहां से N और ये C के बीच में बॉन्डिंग आ जाएगा। तो देखो N और C के बीच में बॉन्डिंग आ गया और इसको क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो ये बन गया नायलॉन 6,6। बाकी जहां पे डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके आगे निकाल देना, इस तरह से बना लेंगे। यहां से भी H हट जाएगा, H हटेगा तो ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, दिख रहा है। आप बनाना नहीं बनेगा तो बोर्ड पे समझाएंगे। तो ये नायलॉन 6,6 आपको मोनोमर जरूर याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा एक बात और देख लो, यहाँ पर कभी कभी आ जाता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं एक ऐसा पॉलीमर जिसको कि माइक्रोब्स आराम से डिग्रेड कर दे, खत्म हो जाए, वो सरगल जाए, ये समझो, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अभी क्या पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था नायलॉन 6, दूसरा क्या पढ़ाया नायलॉन 6,6 और तीसरा क्या पढ़ाने जा रहे हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये भी होता है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आता है। तो नायलॉन, यहाँ पर नायलॉन 2 नायलॉन 6 में क्या आता है, यहाँ पर एक होता है ग्लाइसिन, पढ़े हो ना ग्लाइसिन, ठीक है। दूसरा होता है एमिनो कैप्रिक एसिड, एमिनो कैप्रिक एसिड, एमिनो कैप्रिक एसिड। ये नायलॉन 2 नायलॉन 6, मतलब ग्लाइसिन में 2 ही कार्बन होंगे, ग्लाइसिन में 2 कार्बन होगा। देखो एक ये कार्बन है, एक ये, अरे नहीं दिखा क्या, ये देखो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन, तो 2 ही कार्बन, इसलिए यहाँ पर नायलॉन 2। अब दूसरे जो पॉलीमर है उसमें कितना होगा, 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन, इसलिए नायलॉन 6 लिया गया। तो नायलॉन 2 मतलब ग्लाइसिन से हो रहा है, नायलॉन 6 मतलब एमिनो कैप्रोइक एसिड से हो रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ से भी आप वाटर निकाल दो, H यहाँ से, OH यहाँ से, देखो ना अंडरलाइन किया हुआ है, समझ जाओगे तुम। वाटर निकल गया, कंडेंसेशन पॉलीमर है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बन जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो कंडेंसेशन पॉलीमर आता है उसमें एक हमारा आता है पॉलिस्टर अमाइड, पॉलिस्टर पॉलीमर, सॉरी पॉलिस्टर पॉलीमर बोला था ना। एक होता है
क्या होता है पॉलीअमाइड पॉलीमर, और दूसरा होता है पॉलीइस्टर पॉलीमर, है ना। तो पॉलीइस्टर पॉलीमर, दूसरा पॉलीअमाइड, तो पढ़ा दिया मैंने आपको, पॉलीमर पढ़ा नहीं इससे पीछे, अभी तो तुरंत पॉलीअमाइड ही पढ़ के आ रहा है। पॉलीइस्टर में क्या होता है, देखो पॉलीइस्टर की बात करते हैं, पॉलीइस्टर पॉलीमर, यहां पर ये बनता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 2 बार COOH रहेगा, COOH, और डाईऑल्स मतलब 2 बार OH रहेगा, मतलब ये एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है, ये एसिड और ये अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीस्टर। समझ में आया, ये एसिड ले, लेकिन 2 बार एसिड लेंगे, 2 बार एसिडिक ग्रुप रहेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, टेरिलीन, याद रखना, टेरिलीन एंड ग्लिप्टल, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। यहां पर एस्टर लिंकेज होता है, एस्टर बॉन्ड होते हैं यहां पर, ठीक है। देख लीजिए टेरिलीन कैसे बनता है, ये सब आपको पढ़ना है। टेरिलीन बनता है डाइमिथाइल टेराथैलेट से और ग्लाइकॉल से, ठीक है। देखो डाइमिथाइल टेराथैलेट में क्या होता है, 2 बार एसिडिक ग्रुप होता है, यहां पर 2 बार एसिडिक ग्रुप होगा, 2 बार। 1 सेकेंड रुक जाओ, इसको छोड़ दो, नीचे में हमने और करके लिखा, देखो ये था ना ये हमने और करके लिखा, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए और करके क्या लिखा हमने, टेराथैलिक एसिड ले लिया, ये 2 बार COOH है, दिखा 2 बार COOH, इसीलिए बोलते हैं हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका एग्जांपल क्या है, टेराथैलिक एसिड। उसके बाद ग्लाइकोल, मतलब ग्लाइकोल का ये फॉर्मूला होता है, तो कितना OL, 2 OH, तभी तो बोला था डाईऑल। तो ये एसिड है और ये क्या, अल्कोहल है ना। तो ये एसिड और अल्कोहल क्या बना लेगा, एस्टर बना लेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया तो कंडेंसेशन पॉलीमर। और जहां से ये देखो, ये OH यहां से निकाल लो, H निकाल लो, जिस तरह से, और ये क्या बना लेगा, इस तरह से हमारा टेरिलीन बना लेगा। कैसे बनता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो टेरिलीन है उसके मोनोमर का नाम क्या है, टेराथैलिक एसिड और ग्लाइकोल, ठीक है। ये टेरिलीन बनाता है। क्लियर हो गया, क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, रेसिन क्या होता है, रेसिन होता है एक सॉलिड होता है और विस्कस मटेरियल होता है। रेसिन क्या होता है, सॉलिड एंड विस्कस मटेरियल। सॉलिड होगा जैसे जेल, देखो जेल, उसी तरह से रेसिन होता है। तो हमारे पास जो रेसिन है वो क्या होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन होता है। क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है इसका, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। मेलामाइन, यहां पर जो यूनिट लेते हैं हम लोग, मेलामाइन लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन होते हैं, किसके बीच में, मेलामाइन के बीच में एंड फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। फॉर्मल्डिहाइड किसको बोलते हैं जी, HCHO को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसके बीच में रिएक्शंस होते हैं, और इसके बीच में रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, मेलामाइन पॉलीमर मिल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तो मेलामाइन इसका एग्जाम्पल है, क्या इसका एग्जाम्पल है, मेलामाइन इसके एग्जाम्पल हो गए। तो कैसे बनता है, मेलामाइन को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवा देंगे तो मेलामाइन पॉलीमर मिल जाता है, और ये क्या हमारा रेसिन है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जो भी कोई दिक्कत होगी उसको हम लोग क्लास आवर में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था, मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश किया। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।